हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूँ आपका दोस्त वाईडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं प्लस माइनस की ये खास सीरीज जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। दोस्तों, बड़े समय बाद आपसे फिर मुखातिब हो रहा हूँ। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब के बाद यानी आज के बाद हमारी क्लासें वापस कंटिन्यू होने वाली हैं, इसलिए आप सभी इस्तकबाल करें। आप सभी का मैं भी स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है अपने फिर से प्रारंभ होने वाली इस क्लास में। एक बीच में एक थोड़ा सा गैप आया, इसके पीछे रीज़न रहे और बातचीत करते रहेंगे क्या रीज़न रहे, क्यों इतनी समय बाद क्लासें आ रही है। लेकिन अब जब हमारी क्लास आना प्रारंभ हो चुकी है तो अब कंटिन्यू आपको क्लासें मिलने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी क्लास है, ये EMRS के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, DSSB के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, KVS और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी विषय जुड़ा हुआ है उन सभी परीक्षाओं में ये क्लास समान रूप से उपयोगी है। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धन्यवाद कीजिएगा कार्तिक सर का, जिन्होंने ये मौका हमें दे रखा है। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अपने 2-4 मित्रों के साथ में शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। आज की कक्षा का पहला सवाल हमारे सामने है। सवाल है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ होगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? देखो, एक बात आप अच्छे से समझ लें साथियों। ध्यान से सुनना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना होता है। ये एक मुहावरा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। और मुहावरा ही पूछा है, इसका अर्थ पूछा है। बड़ा बेसिक है, बड़ा आसान है। इसका आंसर मेरे अंदाज से आप सब ने सही सही किया होगा। तो इसका सही उत्तर है चोट लग जाना। नहीं, मुहावरे का अर्थ नहीं है। सिर पर पत्थर गिर जाना, ये सीधी बात है और सीधी बात को कभी भी मुहावरा नहीं कहा जा सकता। अक्ल पर पत्थर की तरह मजबूत होना, अक्ल पत्थर की तरह मजबूत नहीं भाई, ये अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना या फिर पथ भ्रष्ट होना, यानी दिमाग कार्य नहीं करना। जब आपका मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दे तो उसे कहते हैं पत्थर पड़ना। या फिर आप जो कार्य तर्क संगत है उसे वितर्क ढंग से करें तो फिर उसे कहेंगे कि आपकी अक्ल मारी गई, मति मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई या आपकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। ठीक है, तो इसे ऐसे आपको ध्यान रखना है। पहला सवाल आपका इस तरह से था। दूसरा सवाल देखिए, संधि से संबंधित ये बेहतरीन सवाल है। सवाल है, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा नि धन छल। दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखें, यदि किसी स्वर के साथ, इसका नियम है, स्वर के साथ विसर्ग आता है। क्या आता है? विसर्ग आता है। ये देखो, ये नी यानी ई के साथ क्या है? विसर्ग है। और विसर्ग के बाद में यदि छ और च आते हैं या फिर स आते हैं तो जो विसर्ग है, विसर्ग का अर्धाक्षर स में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए देखना, नी का नी रहा, इस विसर्ग का अर्धाक्षर स बना और आगे छल का छल है, तो शब्द बना आपका निश्चल। इसमें संधि कौन सी कार्य कर रही है? इसमें संधि कार्य कर रही है विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तपस्वी ने अब डैश भी त्याग दिया है। भी एक निपात है। भी को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? निपात बोलते हैं। निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है हिंदी में जिनसे या जिसके प्रयोग से वाक्य प्रभावशाली बनता है। वाक्य में अतिरिक्त प्रभाव आता है। अतिरिक्त
प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? निपात बोलते हैं। तो भी क्या है यहाँ पर? निपात है। अब बीच में यहाँ पर क्या आएगा? देखो विकल्प पर जाइएगा। किस शब्दयुग्म के प्रयोग से यह वाक्य समाहार द्वंद्व है? समाहार द्वंद्व यहाँ पर दिया हुआ है। द्वंद्व समास जो होता है दोस्तों, उसके भेद होते हैं। उनमें से जैसे इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, और एक द्वंद्व समास का भेद होता है जिसको आप बोलते हैं विकल्प द्वंद्व। विकल्प द्वंद्व। तो द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, एक इतरेतर, एक समाहार और एक विकल्प। अब समाहार द्वंद्व में क्या होता है? समान समान दोनों को साथ लिखा जाएगा। जैसे आप लिखते हैं दूध रोटी, क्या? दूध रोटी आदि, दाल रोटी, तो इसका समास विग्रह और होगा दाल और रोटी, ध्यान रखना, आदि। तो ये समाहार द्वंद्व समास में आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको देखने से अंदाजा चल जाएगा, समान समान है, दोनों का समान अर्थ है। धरती आसमान, धरती और आसमान, यहाँ पर तो और शब्द आएगा, हालांकि यह द्वंद्व समास का ही है, लेकिन यहाँ पर और शब्द जुड़ा, और शब्द आने से वह द्वंद्व का कौन सा रूप हो गया? इतरेतर। कौन सा हो गया? इतरेतर। अन्न जल, बिल्कुल ये ठीक है इसका उत्तर, अन्न जल त्याग दिया, अन्न जल आदि। अन्न जल मतलब सब कुछ जो खाने की चीजें हैं वो सब त्याग दी हैं। तो इसके आगे इसका जो समास विग्रह करोगे वो करोगे आदि। अन्न जल आदि त्याग दिया है, भी त्याग दिया है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, नींद। नींद नहीं, इसमें तो ठीक है, नींद अगर आप सोचो भी तब भी यहाँ पर इस बात पे जाइएगा, समाहार द्वंद्व है क्या? ये नहीं है। दोपहर शाम, इसका तो द्वंद्व बनता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अन्नाभाव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो संधि से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अन्नाभाव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये एक तो अन्न है और एक अभाव है। अन्न और भाव मत कर देना, अन्न और भाव ये गलत हो जाएगा। अन्न भाव व ये भी गलत हो जाएगा, अन्नभ भाव ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर है अन्न धन अभाव, मतलब अन्न का अभाव। और यहाँ पर संधि जो कार्य कर रही है वो स्वर संधि का कौन सा रूप है? दीर्घ स्वर संधि वाला रूप है। कौन सा रूप है? दीर्घ स्वर संधि वाला रूप है। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इस सवाल का आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अधिगम्य का विलोम शब्द क्या होगा? अधिगम्य का मतलब होता है, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, गम्य का मतलब जाने योग्य। श्रेष्ठ रूप से जाने योग्य जो स्थान होता है या जाया जा सकता है उसे अधिगम्य कहते हैं। प्रति का मतलब होता है के बदले, के बदले, यह नहीं हो सकता। अधिगम्यता, इसमें ता प्रत्यय लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सार्वगम्य, सभी जगह जाया जा सके उसे सार्वगम्य कहते हैं। अनधिगम्य, इसमें है अन उपसर्ग, क्या है? अन मतलब नहीं, जहां श्रेष्ठ रूप से नहीं जाया जा सकता, अधिगम्य। तो याद रखना, ये इसका विपरीत अर्थ दे रहा है, यानी विलोम शब्द है। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा आपका डी विकल्प। क्लियर है? कौन सा विकल्प बनेगा? डी, यानी ऑप्शन द उत्तर सही है इसका। नेक्स्ट, आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लोकोक्ति और मुहावरे आपको सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। लोकोक्तियों को ज्यादा से ज्यादा पुस्तक में पढ़ें आप, मुहावरों को अधिक से अधिक पुस्तकों में पढ़ें, क्योंकि कौन सा मुहावरा आपसे पूछ लिया जाए, कौन सी लोकोक्ति आपसे पूछ ली जाए, इस बात को आपको ध्यान में रख करके पुस्तकों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़ने हैं, देखने हैं, और इनको रटने नहीं है दोस्तों, इनको समझने हैं कि अब पूछा क्या जा रहा है। आगे नाथ, यानी ना तो आगे किसी को कुछ कहना है, नाथ यानी स्वामी, न पीछे पगहा, न पीछे किसी को कोई जवाब देना है। तो बैल को नाथ और पगहा देना, नहीं भैया, ये तो नहीं हो सकता। पगहा कभी नाक में नहीं पहनना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो? पगहा का मतलब क्या होता है?
जो पैर में बांधते हैं ना, वो किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। हाँ हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। किसी को कोई जवाब नहीं देना है, ना तो पीछे किसी को कोई जवाब देना था, ना आगे आपको किसी को कोई जवाब देना है। तो उसे कहते हैं इसके ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा। मतलब इसका कोई जो है, इसकी ये जिम्मेदारी कभी किसी चीज़ की लेता नहीं है। नाक में नहीं ये गलत बात है। नाक में नाथ और गर्दन में पगहा, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका उत्तर जो बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, यानी विकल्प से इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द कूट के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? कूट के लिए कौन सा प्रयोग नहीं किया जा सकता? बड़ा आसान है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अनेकार्थी शब्द कूट के लिए, गौर करो, कूट के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? कूट यानी इसका अर्थ होता है छल, इसका अर्थ होता है छलावा, इसका अर्थ होता है धोखा, धोखा, इसका अर्थ होता है धोखा, इसका अर्थ होता है छल, कपट, कपट भी होता है कपट, इसका अर्थ होता है ढेर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चोटी भी इसका अर्थ होता है, तो ये सही है, ये भी सही है। ये कोष्ठ नहीं है। कोष्ठ किसे कहा जाता है? घर के भीतर का जो क्षेत्र होता है, घर के भीतर का जो एरिया होता है, उसे क्या कहा जाता है? कोष्ठ कहा जाता है। घर के भीतर, भीतर मतलब अंदर का एरिया, उसे क्या कहा जाता है? कोष्ठ कहा जाता है। और इसी कोष्ठ से लोगों मित्रों कोठा बन गया। क्या बन गया? कोठा बन गया। तो जो कोठा होता है वो अंदर का कमरा होता है। छल, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या बनना चाहिए? इसका सही उत्तर बनना चाहिए ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। बच्चा मेरे पास आने के लिए उतावला हो जाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त उतावला का पर्यायवाची। उतावला मतलब जल्दबाजी करने वाला। उतावला। गंभीर नहीं, इसका अर्थ होता है गहरा, गहरा। दुल्हारू, दुलारू नहीं, इसका अर्थ होता है लाडला या लाड। इसका अधीर, अधीर का मतलब होता है अस्थिर, और अस्थिर का मतलब उतावला। बिल्कुल ठीक है, उतावला, ये सही उत्तर है इसका पर्यायवाची। रूठ, रूठना, या रूठना यानी नाराज हो जाना, यूं कह सकते हैं आप, है ना। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगले सवाल पर आते हैं। मीठी है बोली जिसकी, अब आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना है। इसके लिए क्या बताना है आपको? एक शब्द बताना है। क्या बताना है? एक शब्द बताना है। एक शब्द, ये वाक्यांश है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की आपको जांच करनी है। वक्ता किसे कहते हैं? ये तो यहां होना चाहिए था बोलने वाला, वाला वक्ता कहलाता है। विद्वान, अधिक जानकारी वाला, अधिक ज्ञान वाला, क्या कहलाता है? विद्वान कहलाता है। मिठ बोला, बिल्कुल सही है। मीठी बोली है जिसकी, मीठी बोली है जिसकी, बोली है जिसकी, वो क्या होता है? मिठ बोला होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वाक्पटु, वाक्पटु का अर्थ क्या होता है? बोलने में माहिर, यानी अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट, पत्नी के साथ है जो, इसके लिए उचित शब्द का प्रयोग करें। तो दिए गए अपूर्ण वाक्य को कैसे पूर्ण करेंगे? समारोह में वे सपत्नीक, स का मतलब साथ, पत्नी के साथ आए, सपत्नीक ये आएगा। परिवारहीन यानी परिवार को छोड़कर नहीं। विपत्नीक, पत्नी से विमुख, अलग होना। सधर्मिणी, धर्मिणी के साथ नहीं। सपत्नीक का मतलब पत्नी के साथ, सपत्नीक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब देखिए आपके सामने गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ना है और उत्तरों की जांच करनी है। पढ़े। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के
द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है, काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर, अपराजित का मतलब हृदय से लगाकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। ये तो है आपका गद्यांश। अब आगे आने वाले सवालों के जवाब करने हैं। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि लेखक कहना क्या चाहता है। लोभ लालच में राजनीति में गर्क हो जाना चाहिए, नहीं, ये तो बिल्कुल लेखक नहीं कहना चाहता। निबंध में भी मुहावरों का अच्छा प्रयोग संभव है, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुहावरों का लगभग सब जगह प्रयोग होता है और निबंध में भी प्रयोग हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। स्वार्थी मनुष्य अपना काम निकाल लेता है, जबकि कुटज बेवकूफ नहीं है, कुटज को तो यहाँ महान बताया गया है। तो इसका सही विकल्प, सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है। निर्जीविता, नहीं, निर्जीविता क्यों है। सजीवता, नहीं, सजीवता वाली भी कोई बात नहीं है। निर्भीकता मुझे ठीक लग रहा है, ये डरता नहीं है, किसी की चाटुकारिता नहीं करता है, बगले नहीं झांकता है, तो निर्भीकता इसमें आराम से देखी जा सकती है। स्वार्थपरकता, ये बिल्कुल नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। भीष्म पितामह की भांति किसकी भाषा में कह रहा है। ज्योतिष की भाषा में नहीं भैया, लेखक की भाषा में नहीं भैया, अवधूत की, हाँ अवधूत, देखो थोड़ी देर पहले हमने अंडरलाइन भी किया, रेखांकित किया उस बात को कि अवधूत, ये वाली बात महत्वपूर्ण है, अवधूत की भाषा में कह रहा है, अधिकारी की भाषा में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर बन गया आपका, ठीक है। अब देखें अगला जो सवाल है वो देखें, के दायरे से बाहर की बात है। यहां पर भी रेखांकित करवाया मैंने, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। रिक्त स्थान में किस शब्द का प्रयोग मूल गद्यांश में हुआ है। मूल गद्यांश में तो स्वार्थ का ही हुआ, साहित्यिक नहीं हुआ है, राजनीति नहीं हुआ है और सामाजिकता नहीं हुआ है। इसका सही उत्तर क्या हुआ है, स्वार्थ। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, बताइए आप, क्या होना चाहिए। अकड़ू, नहीं, अकड़ू नहीं होना चाहिए। कुटज, ठीक है, थोड़ा ठीक है। अवधूत, नहीं, अवधूत नहीं है इसका। जिजीविसा, जीने की इच्छा, नहीं भैया। इसका सही उत्तर तो फिर कुटज पर ही आधारित है ये पूरा का पूरा गद्यांश, यानी कुटज को आधार बना करके ये गद्यांश लिखा गया, तो इसका शीर्षक या इसका जो हेड है वो तो कुटज ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए साथियों, आज के लिए आपके पास में इतने ही सवाल हैं। आने वाली क्लास में आपसे बहुत सारी बातचीत और होनी है। आज के इसलिए आपके ये जो सवाल आपने किए हैं वो बड़े संजीदा अंदाज में आपने पूर्ण किए हैं। तो आने वाली क्लासों में आपका इंतज़ार रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक भेजें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आपको क्लास कैसी लग रही है इस पर आप अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें हौसला मिले, और हौसला मिलेगा तो हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।